हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए फिजिशियन में काम कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जो पेट की समस्या है आखिर वो क्यों ठीक नहीं होती। बहुत सारे लोग बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रयास भी करते हैं, कुछ होम रेमेडीज़ भी ट्राई करते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, मॉडर्न मेडिसिन्स, बहुत सारी कुछ चीज़ें ट्राई करने के बावजूद भी लगातार लोग क्लिनिक में विज़िट करते हैं और बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है डॉक्टर साहब, कब्ज़ बना रहता है या पेट की समस्या ठीक नहीं हो रही है। तो आखिर ये क्यों होता है और इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ जाती हैं? क्या गलत इलाज के कारण ऐसा कुछ हो जाता है या इसके पीछे कुछ और कारण है? तो पूरा हम समझेंगे और आपको 5 स्टेप सॉल्यूशन यानी 5 स्टेप फार्मूला हम देंगे जो पेट की समस्याओं को डील करने में आपको काफ़ी मदद करेगा। और यदि रेगुलरली आप ऐसा करते हैं तो ये समस्या आपकी ठीक भी हो जाएगी। चैनल पे अभी यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और आप अपना फीडबैक सजेशन हमें ज़रूर दीजिए। देखो, डाइजेशन के बारे में थोड़ा सा लोगों का ना मिथ के साथ लोग ज़्यादा डील कर रहे हैं। यानी कि जो आपकी पेट की समस्याएं हैं उसको डील करने के लिए एक तो कही सुनी बातें, इन्फॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन लेना, खुद डायग्नोसिस बना लेना, खुद ही लग्जेटिव का या पेट की किसी दवाई का डिसीजन ले लेना, प्लस ओवरडोज करना। और कई बार ये देखा जाता है कि रूट कॉज पता ही नहीं होता है किसी को भी। जो बताने वाला है दवाई ना उसको पता है और ना जो दवाई लेने वाला है उसको पता है कि इसका रूट कॉज क्या है। जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता होगा तो आपको रेमेडी भी पता नहीं होगी। यदि आप कारण को नहीं समझोगे तो फिर आप जो सॉल्यूशन दोगे या सॉल्यूशन आप लोगे या जो भी आप कर रहे हो उससे आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। आजकल देखा ये जा रहा है कि लग्जेटिव का लेफ़्ट राइट लोग यूज़ करते हैं। अब मैं एक सीधी सी क्लियर बात आपको बता दूं, यानी लग्जेटिव कब्ज़ की दवाई वो होम मेड हो या वो आयुर्वेदिक हो, वो या होम्योपैथी हो या फिर वो मॉडर्न मेडिसिन वाली दवा हो, लग्जेटिव कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो या जिससे आदत नहीं पड़ती हो। एक्सेप्ट के त्रिफला और जो इसबगोल या फिर जो नेचुरल फाइबर हैं, ये कैटेगरी है नेचुरल फाइबर की, जिससे कि आपको डिपेंडेंसी नहीं आती, आदत नहीं पड़ती है। लेकिन जो दूसरे लग्जेटिव हैं वो पाउडर फॉर्म में हो या फिर वो टैबलेट फॉर्म में हो या वो लिक्विड फॉर्म में हो और वो किसी भी सोर्स से हो, उन सबसे आपको आदत बनेगी, डिपेंडेंसी आएगी और एक टाइम के बाद आपकी जो कब्ज़ की दवाई है या फिर आपको डाइजेशन संबंधित या जो गैस की दवाई है वो काम करना बंद कर देगी, आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आप डिपेंडेंट हो गए, मतलब एडिक्ट हो गए हैं। उस दवाई के बगैर आपका पेट ही साफ नहीं होता है और उस दवाई से कोई क्लिनिकली बहुत बड़े फ़ायदे नहीं हो रहे होते हैं। तो अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जब तक आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव नहीं करोगे, जब तक आपका इंटरनल डाइजेशन यानी इंटरनल मैकेनिज्म जो आपका इंटरनल क्लिनिकल पार्ट है, जब तक वो इम्प्रूव नहीं होगा आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से मेरा सीधा सा मतलब है कि कॉन्स्टिपेशन, ज़्यादा गैस बनना, ब्लोटिंग होना, अफारा आना, पेट दर्द होना, पेट हैवी रहना, हार्डनेस रहना, उल्टी आना, गले का भारी होना, गले में फंसा फंसा रहना, चेस्ट पेन होना, एसिड बर्निंग सेंसेशन होना, गैस्ट्रिक अल्सर होना, ये सारी जो समस्याएं हैं इनके अपने कुछ क्लिनिकल कॉज हैं और उनको आपको समझना होगा। और 5 स्टेप फार्मूले के अंदर आज हम इसको क्लियर करेंगे और आई होप कि आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। देखो, सबसे पहली बात है फूड। आपका जो फूड है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले वही करता है। यदि फूड ठीक है, फूड सही तरीके से लिया गया है, सही टाइम पे लिया गया है, तो फिर आपको पेट की समस्याएं मिनिमम होंगे। सही और गलत फूड के का मसला केवल इतना ही है कि वाइटल फूड लें आप, फाइबर्स लें आप और खाने को अच्छे से चबा के खाएं और जितना फ्रेश कुक करेंगे, जितना फ्रेश बाय करेंगे, जितना टाइम से लेंगे और अच्छे से च्यू करके खाएंगे तो एक सलेवा का सिक्रीशन होगा उसमें और डाइजेशन भी आपका इम्प्रूव होगा। यदि हरी एंड करी में आप खा रहे हैं, खाने को आप च्यू नहीं कर रहे हैं, तो आप इंडाइजेशन को इनडायरेक्टली आप प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा है जो पैक्ड फूड है, जो जंक फूड है। यदि आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे हैं तो आप नॉनवेज अवॉइड करें, या फिर आप यदि नॉनवेज खाते हैं तो आपको फिज़िकली एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप एग हो, आपका मटन हो और जितने भी आपके हार्ड ग्रेन्स हैं, दालें हैं या फिर कुछ पैक्ड फूड हैं,
उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनको पचाने के लिए शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आइदर यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव और चेंज योर फूड। उसके बाद आता है कि फूड के अंदर प्रॉपर फाइबर होने चाहिए। फाइबर से मेरा मतलब है कि आप इसबगोल ऐड कर सकते हैं, आप पोहा खाएं, खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं, आप सेब खाएं, आप पपैया खाएं, आप हरी चटनी खाएं, शिमला मिर्च वाली, यानी ग्रीन हरी फ्रेश जो चटनी होती है वो आपके डाइजेशन को प्रमोट करती है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। आप मिनिमम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज व्यायाम जरूर करें। कुछ और ना कर पाएँ तो वॉकिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें। ये आपके डाइजेशन को प्रमोट करता है और आपके पेट की जो गट की तरफ आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी कम होगा और डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। इसके बाद है आपकी स्लीप। 7 to 8 आवर्स स्लीप सबको चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो 3 या 5 घंटे की यौगिक स्लीप लेते हैं और उसी में वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। देखो, दुनिया में किसी भी इंसान का जो स्लीप का जो पैटर्न है उसको देखा जाए और बॉडी को समझा जाए तो मिनिमम 5 आवर्स और मैक्सिमम 8 आवर्स की स्लीप दुनिया में सबको चाहिए। इससे कम स्लीप यदि आप लेते हैं तो लेट एंड अर्ली आप स्लीप डिप्रिवेशन के शिकार होंगे। बट ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप यौगिक व्यायाम करके, डीप ब्रीदिंग से, मेडिटेशन से, वॉकिंग करके, एक्सरसाइज करके और इवनिंग में आप अच्छे से बात यदि लें तो उससे आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और स्लीप की क्वालिटी यदि इम्प्रूव होगी तो आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत लंबे समय तक नहीं सोए, लेकिन थोड़े से जो समय आप सोए थे उसमें ही आप फ्रेश महसूस करते हैं। बट इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आप रेगुलर कम स्लीप लें। तो स्लीप की क्वालिटी पे सबको काम करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी वाली जो स्लीप है वो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन है, सबसे बड़ी पूजा है। यानी कि एक इंसान स्लीप को यदि मेडिटेट करना सीख ले, यदि अपने काम के साथ मेडिटेट करना सीख ले, यानी इसका मतलब ये होता है कि जब खाना खाएं तो खाना खाने के बारे में सोचें, एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज के बारे में सोचें, और यदि कोई काम आप करते हैं तो उसके बारे में सोचें। लेकिन जब आप सो रहे हैं तो अच्छे से सब कुछ भूल के सोने की कोशिश करें। इसका मतलब ये होता है कि जब जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप हैं, जब जो काम आप कर रहे हैं उसके साथ आप अपना ब्रेन का एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करें, मेडिटेट करें, उसी में ध्यान डालें, उसी में पूरी एनर्जी डालें, तो आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर कुछ रासायनिक, कोई बायोकेमिकल बदलाव आएंगे, आपके अच्छे से एंजाइम सिक्रीट होंगे, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका स्टूल अच्छे से पास होगा, आपको भूख अच्छी लगेगी। इसके बाद आता है मेडिसिन। देखो, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है या पेट की कोई समस्या लगातार बनी रहती है तो आई पर्सनली एडवाइज़ कि कोई भी दवाई खुद से ना लें। ऑन काउंटर मेडिसिन से आपका नुकसान ज़्यादा होता है फ़ायदे की बजाय। आप आयुर्वेदिक लेते हैं या होम्योपैथी लेते हैं या मॉडर्न मेडिसिन फिजिशियन से मिलते हैं, देखो ये तो आपका चुनाव है। बट कोई भी दवाई लेने से पहले आप स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, एक बार उसको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि एक सही डायग्नोसिस के बाद दवाई सही या गलत होती है। यदि डायग्नोसिस सही नहीं है तो कोई दवाई फिर सही गलत नहीं होती है, सब फिर दवाई गलत ही होती हैं। यानी कि कारण का पता लगे, प्रॉब्लम का पता लगे, फिर उसके साथ सही दवाई दी जा सकती है। लेकिन नेचुरली आप अपने लेवल पे जो मेडिसिन ले सकते हैं, आप इसबगोल ऐड कर सकते हैं। यदि आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, सूखा रहता है, तो आप इसबगोल ऐड करें और थोड़ा सा फैट ऐड करें, मतलब अरंडी का तेल आप रात को 1 चम्मच ले सकते हैं। या फिर आपको डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम है तो आप त्रिफला खा सकते हैं, 2 से 4 टैबलेट रात में, या 1 चम्मच त्रिफला रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी के साथ खाना खाने के बाद। तो ये नेचुरल चीज़ें आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। बट आपको जो अपने लेवल पे चीज़ें करनी है, फूड ठीक करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, स्लीप को अच्छा करना है। अब दूसरी बात आती है कि जो मेंटल स्ट्रेस है, जो दिमागी तनाव है, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो ओसीडी है, या दिमाग से संबंधित कुछ दवाइयाँ हैं, वो डायरेक्टली आपके पेट को डाइजेशन को प्रभावित करती हैं और कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस करती हैं। तो उस पार्ट को भी आपको समझना होगा। प्लस यदि कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी है, लाइक हाइपोथायराइडिज्म, यदि आपको कोई हार्मोनल डिसीज़ आ रहा है, तब भी आपके डाइजेशन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। तो इन दोनों अंडरलाइन कॉज को भी आपको देखना होगा। बट 5 स्टेप फार्मूला है आपके लिए। राइट फूड ऑन टाइम, सही खाना का चुनाव करें, सही समय पे खाना खाएं, खाने को अच्छे से चबा के खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, 7 to 8 आवर्स का स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप, स्लीप को मेडिटेट करें, मेडिसिन एज पर रिक्वायर्ड विद ए स्पेशलिस्ट, मतलब स्पेशलिस्ट के द्वारा ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन लें। यदि कोई दिमागी तनाव है, कोई मेंटल डिसीज़ है, कोई इमोशनल डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीट करें। और यदि कोई हार्मोनल इशू है
तो उसकी रेगुलर दवाई लें या फिर अपने डॉक्टर से स्क्रीनिंग कराएं। तो यदि ये सब चीज़ें आप करते हैं तो आप पेट की जो समस्या है उसको बिना दवाई के, विदाउट ए हेल्प ऑफ द डॉक्टर, विदाउट एनी मेडिसिन्स, कुछ दिन में देखेंगे कि वो नॉर्मली ठीक हो गया है। क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस इंटरनल है और उसको एक्सटर्नली आप डील करके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने इंटरनल जो मैकेनिज्म है उसको ठीक करें, इंटरनल सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है उसको ठीक करें, सलेवा के, एंजाइम्स के और विटामिन्स के सिक्रीशन को प्रमोट करें। तो नेचुरली आपका जो सिस्टम है वही आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर देगा और नेचुरली आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।